नमस्ते, मेरी वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत को आगे पढ़ते हैं कि हमें फैक्ट्री है या कोई उद्योग है, वो इंडस्ट्री है, वो हमें कहाँ पे लोकेट करनी चाहिए। ठीक है, प्रथम जो कंडीशन है, जब बाजार केंद्र एक कच्चे माल का स्रोत एक ही हो, जब बाजार केंद्र भी एक ही हो, कच्चे माल का जो स्रोत है तो एक ही हो, तो हमें फैक्ट्री को एक रेखीय क्रम में उद्योग का विकास करें। जैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल है, यहाँ इंडस्ट्री है और यहाँ पे मार्केट को हमें एक रेखीय क्रम में उद्योग का विकास करना चाहिए। ठीक है, और एक है इसमें कि जैसे रॉ मटेरियल है सर्वव्यापक है, सार्वत्रिक है, जैसे कि सर्वव्यापक जैसे कि जल है, सभी जगह मिलता है ना, हवा है, पानी है, रोशनी है, तो हमें जैसे बर्फ उद्योग है ना, तो हमें बाजार इसकी स्थापना कहाँ पे करनी चाहिए, बाजार केंद्र पर उद्योग की स्थापना करनी चाहिए। और कुछ ऐसे उद्योग होते हैं, जैसे कुछ रॉ मटेरियल होते हैं स्थानाबद्ध होते हैं, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, मतलब कि स्थानाबद्ध का मतलब है कि वो एक फिक्स जगह पर ही मिलते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा। और शुद्ध पदार्थ का मतलब है कच्चे माल, और कच्चे माल के बाद जो भी पदार्थ बनता है उसका जो भार होता है वो बराबर होता है। जैसे हमें ना कपास से धागा बनाते हैं, तो जितना कपास का वजन है उतने ही धागों या कपड़ों का वजन होगा। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है ना, तो सूती वस्त्र इस वाले में उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र व कच्चे माल के स्रोत व इन दोनों के बीच मध्य किसी तीसरे स्थान पर हो सकती है। उद्योग की स्थापना या तो बाजार केंद्र पर हो सकती है, या कच्चे माल के स्रोत पर हो सकती है, या इन दोनों के निकट किसी भी बिंदु पर हो सकती है। तीसरा, अगर कोई रॉ मटेरियल है वो स्थान आबद्ध हो या अशुद्ध पदार्थ हो, मतलब कि वो फिक्स स्थान पर ही मिलता हो, अशुद्ध भी हो, मतलब जैसे चीनी उद्योग है, गन्ने से चीनी बनती है तो गन्ने का वजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उससे जब चीनी बन जाती है तो उसका वजन गन्ने के बराबर नहीं होता है ना। तो जैसे चीनी उद्योग है, तो उद्योग की स्थापना कच्चे माल के स्रोत के पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बैगनर ने प्रथम स्थिति बताई, उसके बाद सेकंड स्थिति बताई, जब दो, जैसे इसमें तो क्या होता है कि कच्चा माल रॉ मटेरियल एक ही है ना, लेकिन जब क्या होता है कि रॉ मटेरियल जब एक से अधिक होते हैं, जब कच्चे माल के स्रोत दो होते हैं और बाजार केंद्र हो, जब जैसे कि एक तो रॉ मटेरियल ऐसा है जो सार्वत्रिक है, जो सभी जगह मिलता है, दूसरा रॉ मटेरियल है जो एक फिक्स जगह पर मिलता है, तो उद्योग की स्थापना होगी। तो उद्योग की स्थापना होगी बाजार केंद्र पर। कहाँ पे होगी? बाजार केंद्र पर। जैसे मान लो ये एक रॉ मटेरियल है जो सभी जगह मिलता है, एक ऐसा है जो फिक्स जगह पर मिलता है, और यहाँ पे मार्केट है, तो इन दोनों के बीच यहाँ पे एक ऐसे ट्राइंगल शेप में, तो यहाँ पे उद्योग की स्थापना कर देंगे। दूसरा है जब दोनों रॉ मटेरियल है वो स्थानाबद्ध फिक्स जगह पर मिलते हैं और इनसे जो पदार्थ बनता है उसका वजन भी कम होता है ना रॉ मटेरियल से, तो उद्योग की स्थापना स्थानीकरण त्रिभुज के आधार पर होगी। जैसे मान लो कि एक ये रॉ मटेरियल है जो कैसा है, स्थानाबद्ध है, और दूसरा और अशुद्ध भी है दूसरा, और यहाँ पे मार्केट है, तो इन दोनों के बीच में है ना उद्योग की स्थापना हो जाएगी। और थर्ड कंडीशन है कि अगर दो से अधिक कच्चे, यहाँ पे तो दो क्या है, रॉ मटेरियल है, लेकिन दो से भी अधिक रॉ मटेरियल के स्रोत हो सकते हैं और एक बाजार केंद्र की स्थिति हो, तो उद्योग की जो स्थापना है वो स्थानीकरण चतुर्भुज के आधार पर होगी। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 ये क्या है, रॉ मटेरियल है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है और यहाँ भी मिलता है, और यहाँ पे मार्केट है, तो इनके बीच में यहाँ पर उद्योग की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, फ्रेंड बैगनर ने श्रम लागत को भी बताया था, और तीसरा बताया था औद्योगिक समूह। मतलब अगर यहाँ कहीं भी व्यक्ति को श्रम लागत मतलब कि श्रमिक ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ भी उद्योग की स्थापना करनी चाहिए। अल्फ्रेड बैगनर के सिद्धांत की प्रथम विकृति है, जिसमें बताया कि न्यूनतम परवैन लागत बिंदु से हटकर भी प्रति इकाई परवैन लागत बढ़ने वाले स्थानों पर उद्योग की स्थापना हो सकती है। इसका कारण है श्रम लागत से जितनी अधिक बचत होगी, जिससे बढ़ी हुई परवैन लागत की पूर्ति हो जाएगी है, तथा लाभ की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। परवैन खर्च की दृष्टि में सर्वोत्तम बिंदु से हटने के बाद जिन बिंदुओं का परवैन खर्च इकाई में वृद्धि होती है आइसोडापिन कहा जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हमें ऐसी जगह पे हम उद्योग को लगा दें जहाँ पर श्रमिक या मजदूर वर्ग ज़्यादा लगते हैं, तो हमें परवैन जो श्रमिक उनसे जो पैसा मिलता है ना, हमें बचत होगी, वो हमारी परवैन में लग जाएगी। जैसे इसमें एक शब्द आता है आइसोडोपिन। आइसोडोपिन में क्या होता है कि जिन बिंदुओं पर परवैन खर्च में वृद्धि होती है उसे आइसोडोपिन मतलब होता है। यहाँ पे जिस श्रमिक में, तो श्रमिक से तो हमें पैसा बचेगा और परवैन में क्या हो जाएगी, परवैन खर्च में वृद्धि हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं आइसोडोपिन है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये रॉ मटेरियल है, तो ये रॉ मटेरियल है ना, ये बाजार है, तो यहाँ पर क्या होता है, इधर यहाँ से आ जाने पर जितना परवैन खर्च बढ़ रहा है, लेकिन हमें क्या हो रहा है कि जैसे कोई भी चीज़ है, यहाँ पे मान लो जैसे 10 रुपये की है, ठीक है, और यहाँ पे श्रम लागत कितनी लग रही है, 10 रुपये, और परवैन खर्च कितना लग रहा है, जैसे कोई भी चीज़ है वो हमें यहाँ पे 50 रुपये की है, तो यहाँ पे 10 रुपये तो श्रम लागत लग रही है, 40 रुपये क्या लग रहा है, परवैन खर्च, लेकिन टोटल खर्च तो कितना ही हो रहा है, 50 रुपये। जैसे नेक्स्ट अगर जाए तो जैसे यहाँ पे 20 रुपये श्रम लागत लग रहा है ना, यहाँ पे 30 रुपये परवैन खर्च लग रहा है ना, तो टोटल तो कितना लगा, 50 ही लगा ना। तो ऐसे आगे भी जैसे मान लो यहाँ पे श्रमिक लागत 30 रुपये और ये 20 रुपये लगता है परवैन, तो टोटल तो कितना मिला, 50 ही। और यहाँ पे जैसे श्रमिक लग रहे हैं 40 रुपये के और 10 रुपये की परवैन लागत लग रही है, तो टोटल 50 रुपये खर्च हुए। इस प्रकार से जैसे जैसे श्रमिक जो लागत है वो बढ़ती है, तो परवैन खर्च भी क्या होता है, कम हो जाता है, और परवैन खर्च कम